टेम्परेचर शुरू में कितना है 20 डिग्री, यहाँ रेट दिया है, रेट हो, रेट कांस्टेंट हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और रेट कितना दिया है x, रेट कांस्टेंट डबल होना चाहिए तो रेट भी डबल हो गया 2x, फिर 10 गुना बढ़ा फिर डबल हो गया 4x, फिर 10 बढ़ा 2 गुना हो गया 8x, 10 बढ़ा 2 गुना 16x, फिर 32x, फिर 64x, 64x हो जाएगा। क्योंकि रेट कांस्टेंट भी ऐसे ही बढ़ता है तो रेट भी ऐसे ही बढ़ेगा। क्लियर? अभी से देता तो x का 3x, 9x, 27x, ऐसे हम 81x बढ़ाते जाते हैं। समझ आया? टेम्परेचर कोफिशिएंट के कितने गुना रेट बढ़ेगा जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए। ठीक है, जनरली 25-35 लेते हैं पर कुछ भी ले सकते हैं कंपेयर करने के लिए 25-35 जब दो रिएक्शन तो चल रहा है हमेशा। तो ये ग्राफ होगा, मान लो एग्जाम में ये ग्राफ बन के आ जाए, यहाँ पे ये एंगल दे दे या ये एंगल दे दे और कहे एक्टिवेशन एनर्जी निकालो, तो आर की वैल्यू आपको पता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, वहां से एक्टिवेशन एनर्जी की एनर्जी जूल पर मोल्स में आप निकाल सकते हो। लॉग के वर्सेस 1/T का ग्राफ हो, आईटी में आया हुआ है ग्राफ, ऐसे पता चले मॉलिक्यूल से पूछे है मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी लग रही है, थोड़ी ना बता पाएगा, तुम तो बता दोगे कि 50 रुपए चाहिए, वो कैसे पता है। तो तरीका यही होता है कि हम अलग अलग टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करते हैं और उससे रेट कांस्टेंट निकालते हैं, के और टी को प्लॉट कर, के और टी का एक टेबल बनाते हैं, फिर उसकी प्लॉटिंग करते हैं, फिर उस प्लॉट की स्लोप से एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करते हैं। दिस इज अ मेथड टू डिटरमाइन एक्टिवेशन एनर्जी आल्सो। अब मान लो बोर्ड में सवाल आ गया, हाउ विल यू फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी, तो आप बोलोगे यूजिंग आर्हेनियस इक्वेशन। यहां से स्टार्ट कर देना बोर्ड में, ये डिराइव कर देना, ये ग्राफ बनाना, फिर बोलना वी कैन फाइंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर, we can find the difference values of rate constant for different values of temperature, then we will plot this graph, we will find the slope, भाई स्लोप तो निकाल सकते हो, ऐसे पॉइंट पॉइंट लगा के ग्राफ बना लोगे स्लोप एंड इक्वेट इट टू -EA/R। तो दिस इज अ मेथड टू फाइंड एक्ट, वो ज्यादा फेमस होता है लॉग बेस 10, तो उसकी बात करते हैं हम लोग को, क्योंकि व्हाट दिस टाइम लॉग बेस 10 है और स्लोप में थोड़ी सी चेंज आ गई, इस बार स्लोप कितनी हो गई, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, देख के बताओ, ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल्स टू m, ये हो गया x 1/t और ये हो गया c माइनस mx, मतलब स्लोप नेगेटिव है, क्या हो गई EA अपॉन -2.303R। So how will you find activation energy? We will plot a graph of log k to the base 10 versus 1/t and the slope of the graph will be -EA/2.303R. We know the value of R, we can find activation energy. Activation energy बताओ, कर लोगे? Find EA, activation energy। तो यहीं से ग्राफ बना है, ये हो गया y एक्सिस पे, x एक्सिस पे 1/t, तो ये पूरा स्लोप हो जाएगा। तो इस ग्राफ की स्लोप will be equal to tan 60। ना स्लोप इस एंगल से नहीं, स्लोप हमेशा इस एंगल से निकालते हैं, एंगल विच द लाइन मेक्स विद पॉजिटिव x एक्सिस, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120। स्लोप हमेशा इधर से निकालते हैं, tan 120, ये कितना हो जाएगा -EA/2.303R। देखो 1/t के साथ क्या जुड़ा है स्लोप में, यही है। tan 120 की वैल्यू हो जाएगी -√3 इज इक्वल्स टू -EA/2.303R, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, EA इज इक्वल्स टू √3 इंटू 2.303 इंटू 8.314, जो भी आंसर होगा जूल पर मोल में आप निकाल सकते हैं। तरीका समझा दिया। अब यही मान लो ln होता तो आप यहाँ पे EA/R रखते सिर्फ, बेसिकली log 10 का ज्यादा पूछ लेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर, तो आपको y इंटरसेप्ट दिया होता, ये वैल्यू कितनी होती, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन देखो कैसा आ सकता है, रिएक्शन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन फ्रीक्वेंसी फैक्टर is 100 and activation energy is 19137 joule per mole. Find rate constant at ऑप्शन दे देते हैं आपको, रेट कॉन्स्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी EA।
इन दोनों को आप टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मानोगे, अनलेस मेंशन, जब तक बोल रहा थे कि टेम्परेचर के साथ चेंज होते हैं तब तक इंडिपेंडेंट, यानी कोई फिक्र नहीं है किसी भी। माइनस एक्टिवेशन एनर्जी 19137, 2.303, आर की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टेम्परेचर को केल्विन में रखना है, ये सेल्सियस में दिया है, तो टेम्परेचर हो जाएगा 727 प्लस 273, कितना हो जाएगा 1000, तो 1000 यहां से ये हो जाएगा 100 यानी 10 की पावर 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 log 10 टू द बेस 10 1, बोलो सही, समझ में आता है इतना, log 10 की पावर 2 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा 2, ठीक है। माइनस, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 8 16, 2.3 into 8.3, ये करीब करीब इसी के बराबर आएगा, ये कैंसिल होके दिखाएगा आपको 1, तो 1 आया 1, तो log k टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से k इज इक्वल्स टू 10 की पावर 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी हो सकता है वैल्यूज ना पड़े, हमने ऐसी वैल्यूज लिए हैं कि जहां से काम बन जाए। ऐसा किया भाई, सबसे पहले k इज इक्वल्स टू, कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k और हाफ लाइन में रिलेशन होता है, k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन T1/2, ये होता है ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो यहाँ T1/2 रख दो, दिया हुआ है 70 मिनट्स, तो k इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन T हाफ की जगह 70 मिनट्स, यही 70 मिनट तुम्हारी जिंदगी डिसाइड करेंगे, तो 0.693 को हम लोग करीब करीब 0.70 लिख लें अप्रोक्सीमेटली, है ना, और ये भी 70 हो गया, ये पॉइंट हटा, नीचे 100 लिख लिया, 70 मर गया, यानी k की वैल्यू आई 10 की पावर -2, ठीक है, मिनट्स इनवर्स में, ठीक है, यही होगा 0.693 अपॉन T हाफ, 0.693 अपॉन T हाफ की जगह हमने 70 मिनट रख लिया। ये रिलेशन किसके लिए ट्रू होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, लिखा है इन्होंने फर्स्ट ऑर्डर, अभी जीरो ऑर्डर लिखता तो उसका हम हाफ लाइफ का फॉर्मूला लगाते, ठीक है, इसको हमने करीब करीब 0.70 और यहां से 10 की पावर -2, तो आपको k की वैल्यू मिल गई। अब k की ये वैल्यू उठा के यहां पे रख दो, बस यही इसमें एक चीज नहीं करनी थी आपको, ये आपने फर्स्ट ऑर्डर में सीखा हुआ था, k इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन T हाफ। अब यहां से आ जाओ, log बेस 10k इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4/t, k की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, कितनी आई है 10 की पावर -2 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4/t, बोलो सही है, 10 पावर -2 में से -2 बाहर आ जाएगा, log 10 टू द बेस 10 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4/t, इसको इधर ले आओ, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4, log a की वैल्यू 10 हो गई, तो a की वैल्यू हो जाती 10 की पावर 10, और हो सकता है एक्टिवेशन एनर्जी पूछता, तो इस टर्म को इक्वेट कर देते हैं किससे, EA अपॉन 2.303 RT, मान लो एक्टिवेशन, ऐसी क्वेश्चन में एक्टिवेशन एनर्जी पूछ लेता, तो इस टर्म को इक्वेट कर दो, EA अपॉन 2.303 RT, T और T कैंसिल, EA अपॉन 2.303 R इज इक्वल्स टू ये, यहां से EA की वैल्यू, या फ्रीक्वेंसी फैक्टर पूछता तो log k इज इक्वल्स टू log a, तो log a की वैल्यू 10 है, तो a की वैल्यू 10 की पावर 10, ठीक है। और यहाँ पे एक नई चीज लेके आए हम कि फर्स्ट ऑर्डर बता दिया और हाफ लाइफ बता दिया, तो हाफ लाइफ से आपने क्या निकाल लिया, k निकाल लिया, k इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन T हाफ, ये रिलेशन किसके लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, T हाफ इज इक्वल्स टू 0.693/k बोलते थे। और भी कुछ हो सकता था, मान लो बोल देता कि रिएक्शन 20% कंप्लीट करने में टाइम लगा 2 मिनट, ऐसे भी दे सकता था, रिएक्शन 20% कंप्लीट करने में टाइम लगा 2 मिनट, तो यहां से भी आप k निकाल सकते थे, k इज इक्वल्स टू क्या कर देते आप, क्या कर देते, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log बेस 10 A0/A, याद है, मान लो बोलता कि रिएक्शन 20% कंप्लीट करने में टाइम लगा 2 मिनट, तो 20% मतलब इनिशियल को 100 रखते, फाइनल को बचे हुए को 80 रखते, यहाँ 2 मिनट रखते, k की वैल्यू मिल जाती। तो k की वैल्यू अलग अलग तरह से हो सकता है, आपको बताए, ये चीजें आप पहले ही सीख चुके हो,
समझ रहे हो, यहाँ लिख देता फाइंड द टेम्परेचर at which it takes 2 minutes in completing 20% reaction। तो 20% के लिए आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक यूज करते हैं, K is equal to 2.3 log 10 A नॉट बाई ए। 20% कंप्लीट होगा, इसको 100 इसको 80, यहाँ 2 मिनट्स रख देते हैं। K की वैल्यू कुछ भी लिख सकता था, समझ रहे हो। तो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक, जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स वगैरह भी यूज करनी पड़ सकती है। आप क्या करोगे, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे दो रेट कांस्टेंट निकाल लो, काम खत्म। इसके बाद इक्वेशन यूज कर लो, log base 10 K2 upon K1 is equals to EA upon 2.303 R। यहाँ क्या करना है, T2 minus T1 upon T1 T2। डेफिनेटली T2 T1 से बड़ा है, K2 K1 से बड़ा है। यहाँ पे आपको ये पता हो, ये पता हो, ये सब पता हो, तो यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये भी आप बोर्ड के लिए याद रखो, हाउ टू फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो दो तरीके हमने आपको बता दिए, एक है कि K और T का पूरा टेबल बनाओ, ग्राफ बनाओ, उस ग्राफ की स्लोप log K वर्सेस 1/T बेस 10 में ले लो, तो ग्राफ की स्लोप -A अपॉन 2.303 R। और दूसरा तरीका है कि दो डिफरेंट टेम्परेचर पे दो रेट कांस्टेंट मेजर करके ये इक्वेशन यूज कर लें। यहां से देखो log बेस 10 K2 की वैल्यू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5, K1 की वैल्यू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303, R की वैल्यू 8.314, T2 माइनस T1। अब T2 कितना है, 127 माइनस 27। डिफरेंस में तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो, चाहो तो पहले केल्विन में कन्वर्ट कर लो, डिफरेंस तो दोनों का सेम आता है, चाहे केल्विन में हो चाहे सेल्सियस में। 127 को आप कन्वर्ट करोगे तो केल्विन में कितना आएगा, प्लस 273, तो 200 300 और ये हो गया 400 केल्विन। और इसमें 273 ऐड करोगे तो हो जाएगा सिर्फ 300 केल्विन। तो 400 माइनस 300, यहाँ भी डिफरेंस निकालते 100 आता है, यहाँ भी डिफरेंस सेम आता है, चाहे केल्विन में निकालो चाहे सेल्सियस में निकालो। यहाँ से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ये कैंसिल, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 1 बचेगा, log 10 टू द बेस 10 इज 1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 400 माइनस 300 इज 100 अपॉन 400 इंटू 300, 0000 मर जाएगा। यहाँ से EA इज इक्वल्स टू 400 इंटू 3 इंटू 2.303 इंटू 8.314 जूल पर मोल, है ना, बहुत बड़ी वैल्यू है, 1000 से डिवाइड कर दो, किलो जूल पर मोल में आंसर। टेम्परेचर पे दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट अगर पता हो तो एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। बाकी आने को सवाल कैसे भी आ सकता है, हो सकता है एक्टिवेशन एनर्जी आपको दे दे, हो सकता हो दो डिफरेंट टेम्परेचर दे दे, एक रेट कांस्टेंट दे दे और दूसरा रेट कांस्टेंट आपसे पूछ ले, कर लेंगे। आपको एक्टिवेशन एनर्जी दे दे, दो डिफरेंट टेम्परेचर दे दे, एक रेट कांस्टेंट दे के दूसरा पूछ ले। और क्या हो सकता है, आपको दोनों रेट कांस्टेंट दे दे, आपको एक्टिवेशन एनर्जी दे दे, एक टेम्परेचर दे के दूसरा पूछ ले। भाई इन्हीं में से कुछ गायब कर देगा, बोलेगा कि भाई किसी टेम्परेचर पे, एनसीईआरटी में सवाल है 10 डिग्री सेल्सियस पे आपको रेट कांस्टेंट ये मिल रहा है, तो बताओ किस टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट वो मिलेगा अगर एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, कर लेंगे। कई बार होगा आपको रेट कांस्टेंट का रेशियो बोल देगा कि इस टेम्परेचर पे और इस टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट यहाँ से यहाँ 2 गुना बढ़ गया, तो उसको आप सीधा सीधा ब्रैकेट में 2 डाल देना। यहाँ से यहाँ जाने में बोलेगा टेम्परेचर कोई T1 से T2 जाने में रेट कांस्टेंट डबल हो गया, तो एक K एक 2K, सीधा log 2 आ जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी आपको पूछेगा, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये दिया है, ये दिया है, ये ऐसे रख लेना, यू कैन फाइंड ये। और क्या कर सकता, हो सकता हो आपसे बोले कि T1 से T2 टेम्परेचर पे गए, सुन लो ना किस तरह के सवाल पूछता है यहाँ से। T1 से T2 टेम्परेचर पे गए और हमसे बोला कि रेट 4 गुना बढ़ गया, एनसीईआरटी में ऐसा सवाल है कि रेट 4 गुना बढ़ गया, तो यहाँ पे रेट मार लो R है, तो यहाँ रेट 4R हो गया। फिर आपको पता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, तो यहाँ K1 की वैल्यू K हो गई, K2 की वैल्यू 4K हो गई। यहाँ 4K, यहाँ K रख दो, K कैंसिल हो जाएगा, क्वाड्रपल टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, क्वाड्रपल 4 गुना, 4K अपॉन K रख के T2 T1 से बड़ा है, K2 K1 से बड़ा, इतनी ही बातें हुई। अब हमने जहां भी बात की जनरली बात की थी, आज की जनरली ऐसा होता है, तो कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ एक्सेप्शन है जहां पूरे टाइम हमारा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, ऐसा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जब भी हमने टेम्परेचर बढ़ाया रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर गया, 2NO plus O2 gives 2 moles of NO2।
ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला रिएक्शन है, इट डज नॉट शो द नॉर्मल बिहेवियर की टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट और रेट कांस्टेंट बढ़े, नहीं घटता है, ठीक है। एक्सप्लोजन, जब बम फटता है तो उसमें हाँ टेम्परेचर के साथ रेट भी बढ़ता है, रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है बम फटने पे, बट आर्हेनियस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता। एक तो हमने बताया टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट डिक्रीज भी कर सकता है, यहाँ दिख रहा है डिक्रीज किया, इन्वर्जन टेम्परेचर के बाद रेट घटने लगता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। एक यहाँ पूरे टाइम ही रेट घट रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे। एक हम बता रहे हैं कि इंक्रीज तो कर रहा है पर आर्हेनियस इक्वेशन को नहीं फॉलो किया, ऐसा। ये हो गया एक्सप्लोसिव रिएक्शन। शुरू में रेट धीमे धीमे बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ने पे, धीमे धीमे एक टेम्परेचर के बाद रेट एकदम शूट कर गया बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजन। तो ये सारी कहानी थी हमारी